मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर क्लास में हम 5 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे आज के विषय जान लेते हैं। तो आज का हमारा विषय है अफस्पा, शूद्र ग्रह 2018 VP1, जीएसटी काउंसिल मीट 41st, INS विराट एंड जेम्स एंडरसन। तो चलिए हम हमारी आज की क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अफस्पा जानते हैं। अफस्पा क्या होता है? अफस्पा को इंग्लिश में कहते हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। यह एक्ट सन 1958 में एक अध्यादेश के तहत लाया गया था और 3 महीने के अंदर ही इसे संसद में पास हो करके कानून बना दिया गया था। अब फिलहाल लेकिन ये चर्चा में क्यों है, यह भी जानना जरूरी है। सरकार ने अफस्पा को असम में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो यह कानून अब 28 अगस्त से प्रभावी रहने वाला है। वहीं एक सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि अफस्पा असम के अंदर पिछले 6 महीने या 12 महीने से लगा हुआ हो। दरअसल असम में अफस्पा नवंबर 1990 से जारी है और यह फिर से 6 महीने के लिए अब बढ़ा दिया गया है। तो अफस्पा दरअसल कब लगाया जाता है यह भी जानना जरूरी है। तो जब किसी क्षेत्र को अशांति क्षेत्र घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी क्षेत्र में अफस्पा लगा दिया जाता है। अफस्पा लगाए जाने की स्थिति में सशस्त्र बलों को असीमित अधिकार दे दिए जाते हैं। पूरे क्षेत्र का नियंत्रण उन्हीं के हाथ में होता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आर्म्ड फोर्स यानी कि सशस्त्र बल चाहे तो वह किसी भी व्यक्ति के घर में आकर के संदेह पे आधार पर तलाशी ले सकती है। यदि इस स्थिति में किसी व्यक्ति पर संदेह में होने की स्थिति में वह किसी को व्यक्ति को गोली भी मार देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। वह कहीं भी किसी भी गाड़ी को रोक करके उसकी चेकिंग कर सकते हैं, किसी के भी घर में आकर चेकिंग कर सकते हैं, वह कहीं भी आ सकते हैं तथा किसी भी व्यक्ति को कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के असीमित अधिकार उन्हें दे दिए जाते हैं। यह असीमित अधिकार उन लोगों को इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उस क्षेत्र को शांति क्षेत्र बनाया जा सके, वहाँ शांति स्थापित की जा सके, साथ ही साथ उस क्षेत्र के अंदर सभी व्यवस्था कंट्रोल बनी रहे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई क्षेत्रों के अंदर उग्रवादी गतिविधियों के कारण भी अफस्पा लगाना पड़ गया है। तो यह एक कानून है जो विशिष्ट स्थितियों में किसी क्षेत्र के अंदर लगाया जाता रहा है। दरअसल अब तक की इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखें तो अब तक अफस्पा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के अंदर किया गया है, यानी कि जिन क्षेत्रों को हम 7 बहनें कहते हैं सबसे ज्यादा अब तक अफस्पा उन्हीं इलाकों में लगा है। तो यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अफस्पा को 6 महीने के लिए असम में फिर से बढ़ा दिया गया है और यह 28 अगस्त से प्रभावी रहने वाला है। तो यह था हमारा अफस्पा। दरअसल अफस्पा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह लगातार खबरों में बना रहता है, चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसको लगाया जाता रहता है। तो इसीलिए इससे जुड़ी हुई विभिन्न बातों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हम अगली बात पे आते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है आज का शूद्र ग्रह 2018 VP1। ठीक है, तो शूद्र ग्रह को अंग्रेजी में एस्ट्रॉइड कहा जाता है। चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के सेंटर फॉर नियर ऑब्जेक्शन स्टडी ने यह दावा किया है कि आने वाले समय यानी कि 2 नवंबर 2020 को यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बहुत ही नजदीक से गुजरने वाला है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वातावरण में भी प्रवेश करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि इस क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी के टकराने या उस पृथ्वी के हानि होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। दरअसल उन्होंने यह बात इसलिए भी कही है क्योंकि यह जो एस्टेरॉइड है यह बहुत ही ज्यादा छोटा है और इसका जो व्यास है वो 6.5 फीट है। तो इसीलिए उन्होंने यह भी बताया है कि पृथ्वी से टकराने की इसकी संभावना बहुत कम है तथा पृथ्वी के नुकसान होने की संभावना तो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन यह क्षुद्र ग्रह 2 नवंबर 2020 को पृथ्वी के पास से गुजरेगा, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए पढ़ने के लिए जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर यह बात की जाए कि इसको 2018 VP1 नाम क्यों दिया गया है तो इसे समझने के लिए हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल 2 साल पहले कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी में पॉलोमर वेधशाला के द्वारा इस क्षुद्र ग्रह की खोज की गई थी और उसी समय इस क्षुद्र ग्रह को यह नाम दिया गया था। तो जैसे कि हम जानते हैं नासा अमेरिका बहुत बड़ा देश है। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो विभिन्न चीज़ों पे ध्यान देती रहती है और नई नई चीज़ें खोजकर हमारा ज्ञानवर्धन करती रहती है। तो यह टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से, तो उसको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था।
साथ ही साथ जब क्षुद्र ग्रह की बात चल रही हो, एस्टेरॉइड्स की बात चल रही हो, और हम चिक्सुलूप इम्पैक्टर की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने तो सुना ही होगा चिक्सुलूप इम्पैक्टर के बारे में। यदि नहीं सुना या सुना है फिर भी चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल चिक्सुलूप इम्पैक्टर एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड है। ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है कि यह एस्टेरॉइड 66 मिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी से टकराया था, और पृथ्वी से टकराने की वजह से ही पृथ्वी के ऊपर से डायनासोर की सारी प्रजातियां लुप्त हो गई थी। साथ ही यह भी बताया जाता है कि यह एस्टेरॉइड का जो व्यास था, इसका व्यास 10 किलोमीटर से भी ज्यादा था। तो इसीलिए जब ये टकराया तो इसके टकराने के बाद से पृथ्वी से सारी की सारी डायनासोर की प्रजातियां लुप्त हो गई। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है 41st जीएसटी काउंसिल मीट। दरअसल आज यानी कि आज 27 अगस्त 2020 को 41वीं जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली है। इस जीएसटी परिषद के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण तथा राज्य मंत्री अनुराग रहने वाले हैं। इस मीटिंग के अंदर जीएसटी से जुड़ी हुई विभिन्न विषयों पर चर्चा होने वाली और कुछ नए फैसले आने वाले समय के लिए भी लिए जाने वाले हैं। साथ ही साथ एक स्थिति यह भी देखी गई है कि विभिन्न राज्यों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि पिछले समय में केंद्र के द्वारा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण ठीक से नहीं किया गया, तो राज्य आज यह विषय भी उठाने वाले हैं। आने वाली किसी क्लास के अंदर हम आज वाली बैठक से जुड़ी विभिन्न बातों को समझेंगे। जो भी आज फैसले लिए जाएंगे यह हम आने वाली क्लासों में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन यह जानना जरूरी था कि आज 41st जीएसटी काउंसिल मीट होने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी को आज से 3 साल पहले यानी कि 2017 में लागू किया गया था। इस व्यवस्था को एक देश एक टैक्स के तहत लाया गया था। जब से जीएसटी लागू हो गया था उसके बाद से पूरे देश में एक ही टैक्स चल रहा है और वो जीएसटी है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि 5%, 12%, 18% और 28%। साथ ही साथ एक बात यह भी है कि जो जीएसटी है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह अप्रत्यक्ष कर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। ऑल क्लियर? यदि फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब हम हमारे अगले टॉपिक आईएनएस विराट को समझ लेते हैं। आईएनएस विराट एक नेवल शिप है और इस नेवल शिप को 3 साल पहले सेवा मुक्त किया गया था, यानी कि मार्च 2017 में इस नेवल शिप को रिटायर किया गया था। यह बहुत ही ज्यादा बड़ा नेवल शिप था। साथ ही साथ एक बात देखने वाली यह आई है कि ये चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि अगले महीने इस शिप को मुंबई से गुजरात ले जाया जा रहा है और गुजरात के अलंग के डॉकयार्ड में ले जाकर इस शिप को कबाड़ में परिवर्तित कर दिया जाएगा, यानी कि कबाड़ बना दिया जाएगा। यह शिप रिटायर हो गया था तो विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा और विभिन्न राज्यों की सरकार के द्वारा 3 साल पहले या उससे पहले से भी यह सिफारिश की जा रही थी कि आईएनएस विराट को कबाड़ ना बनाया जाए, इसे संग्रहालय बना दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन में वृद्धि होगी, मनोरंजन वाला साधन बनेगा और साथ ही साथ यह अर्थव्यवस्था में भी विकास का कार्य करेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत सारी जगह घेरता है, तो इसीलिए सरकार परेशान है इसकी वजह से और इसके रख रखाव पर, इसकी लागत पर तथा इसके मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो इसीलिए अब 3 साल बाद, यानी कि 3 साल पहले तो रिटायर ही हुआ था, तो रिटायर होने के 3 साल के बाद अब सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि इसे पूरी तरह से कबाड़ बना दिया जाएगा। कोशिश चल रही थी संग्रहालय बनाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा इसके ऊपर किया जाता रहा है और इसके ऊपर ये खर्चा जो है वो हमारी नेवी खुद ही कर रही थी, तो इसलिए इसको अंततः कबाड़ बनाने का फैसला ले ही लिया गया। साथ ही साथ एक ध्यान देने वाली बात यह भी है और इंडियन नेवी के द्वारा यह बताया गया है कि जो हमारा आईएनएस विराट है इसे धातु स्क्रैप निगम लिमिटेड के द्वारा इसकी ई नीलामी कर दी गई है और ई नीलामी करने के बाद इसे श्री राम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को दे दिया गया है। तो अब यह शिप श्री राम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज का हो गया है, तो अब इसे अगले महीने कबाड़ बना दिया जाएगा। तो चलिए थोड़ी सी आईएनएस विराट की हिस्ट्री समझ लेते हैं, काफी अच्छी हिस्ट्री है। यू विल डेफिनेटली प्राउड टू बी इंडियन वंस अगेन। दरअसल ये जो शिप है ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक कार्यरत रहने वाला शिप है, यानी कि इस शिप ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक काम किया है और ये काम उसने इंडियन नेवी में किया। दरअसल इस शिप को HMS हर्मस के नाम से 1959 में तैनात किया गया था। उस समय यह ब्रिटिश सेना में हुआ करता था और उसके बाद ये लगभग इसने 25 वर्षों तक काम किया और 25 वर्षों तक काम करने के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया था।
लेकिन 1987 में दोबारा से इस शिप का आधुनिकीकरण किया गया। आधुनिकीकरण किए जाने के बाद इस शिप को भारतीय सेना में तैनात किया गया, यानी कि भारतीय जल सेना में इसको तैनात किया गया। भारतीय जल सेना में तैनात किए जाने के बाद से अब तक यह सबसे लंबे समय तक काम करने वाला शिप बन गया है और 1987 से यह शिप अब तक यानी कि 2017 तक भारतीय जल सेना में कार्यरत था। तो यह शिप अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही ये करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं भी बनी हुई है। इसके साथ ही चलिए हम हमारा आज का टॉपिक जेम्स एंडरसन को समझ लेते हैं। दरअसल जेम्स एंडरसन एक इंग्लैंड खिलाड़ी है। यह एक बॉलर है और फास्ट बॉलर है। हाल ही में हुए मैच के बाद इन्होंने अपने टेस्ट मैच के अंदर 600 विकेट पूरे कर लिए हैं और यह 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो इस स्थिति में यह टॉपिक स्पोर्ट्स की नज़र से हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गया है। अगर आपसे आने वाले किसी परीक्षा में यह पूछा जाता है कि हाल ही में ऐसा कौन सा तेज गेंदबाज है जिसने अपने 600 विकेट्स पूरे किए हैं टेस्ट मैच में, तो उस स्थिति में आपका आंसर सिर्फ एक यही होना चाहिए, जेम्स एंडरसन। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने हमारे 5 टॉपिक्स को समझा। ये 5 टॉपिक्स थे अपस्पा, शूद्रग्रह और 41st जीएसटी काउंसिल मीट, आईएनएस विराट एंड जेम्स एंडरसन। मुझे उम्मीद है ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आने वाली परीक्षाओं में आप इनसे सवाल बनाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो इस स्थिति में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दिए जाएंगे। एंड इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।